हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB मैथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आप लोगों को अर्थमेटिक से मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जिससे सिलेक्शन लेने में आपको आसानी हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और बीच बीच में आपसे बातें भी करता रहूँगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप इसको पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है ताजे फल में 57.14% पानी होता है और सूखे फल में 28.57% पानी होता है। तो 140 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो ताजे फल में कितना पानी है, 57.17%। 57.17% का मान कितना होता है, आपको पता है कि 57.17% का मान क्या होता है, 4/7। जहां 4 क्या है, ये पानी है हमारा। टोटल कितना है, सूखा मेवा और पानी 7 है। तो 7 में से अगर 4 पानी है तो कितना, 3/7 क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, सूखा फल होगा, ड्राई फ्रूट। तो यहां पे देखते हैं कि ताजे फल में, ताजे फल का मान कितना दिया है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एफ है। ताजे फल हमारा कितना है, एफ है। इसमें 57.14% पानी है, तो ड्राई फ्रूट कितना है, 3/7। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूखे फल में 28.57% पानी है। तो आपको पता है कि 28.57% का मान कितना होता है, 2/7। अगर 7 में 2 पानी है तो सूखा कितना होगा, सूखा फल कितना होगा, मतलब मेवा कितना होगा, 5/7। तो हमें पता नहीं है ड्राई फ्रूट हमारा कितना है, तो हम मान लेते हैं इसे डी। और इसमें कितना सूखा फल है ड्राई फ्रूट का, 5/7। ये भी सूखा फल, ये भी सूखा फल, तो आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए। ठीक है, तो आपस में बराबर हो गए, तो अब हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, एफ बाई डी का मान कितना आ जाएगा, रेशियो 5/3। कितना आ गया, 5/3। तो आगे कह रहा है 140 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। अब हमें दे दिया है क्या, ताजे फल दे दिया, फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट की जगह 140 रख दिया, ड्राई फ्रूट हमसे पूछ रहा है, तो 5/3। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, और 3 का गुणा 28 में करेंगे तो डी कितना आ जाएगा हमारा, 28×3=84। कितना, 84 kg। कितना आ जाएगा, 84 kg हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई फ्रूट। 140 kg फ्रेश फ्रूट से हम 84 kg ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। कौन सा सही है हमारा, बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। एक धातुई घन जिसका किनारा जो है 9 मीटर है, घन है, क्यूब है, एक कोई क्यूब है जिसका किनारे मतलब एक का मान दिया है, कितना है, 9 मीटर। कितना है, 9 मीटर। और वजन कितना दिया है पूरे क्यूब का, वेट कितना है, क्यूब 1 मान लेते हैं इसको।
तो वेट कितना है इसका 4 kg, 400 kg। उसी धातु से बने, मतलब सेम जो मेटल है वो सेम है, दूसरे घन मतलब सेकंड क्यूब, सेकंड क्यूब। अब कह रहा है कि जिसका किनारा मतलब ए का मान कितना दिया है 18 मीटर, कितना दिया है 18 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है वेट, क्या पूछ रहा है वेट। ठीक है, तो अगर किसी क्यूब का आयतन कितना होता है, v बराबर कितना होता है a क्यूब होता है। a का मान दिया है v फर्स्ट के लिए, a का मान दिया है कितना 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा इसको 9 का क्यूब ही रहने देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका वेट कितना दिया है, वेट इसका दिया है कितना 400 kg, कितना है 400 kg। और सेकेंड क्यूब का आयतन कितना होगा, वैल्यूम, फॉर्मूला तो वही होगा a क्यूब। और यहाँ पे क्या दिया है 18 का, तो 18 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 18 गुणित्ते 18 गुणित्ते 18, 3 बार, ठीक है। फिर आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 2 9 2 9 और 2 9 लिखो तो कोई फर्क, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके हिसाब से भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 इधर हो गया और 9 का क्यूब इधर आ गया। अब ये क्या है, आयतन 1 का कितना गुना है 8 गुना। अगर आयतन 1 की तो V2 का वेट कितना हो जाएगा 8 गुना है, तो a क्यूब का 9 क्यूब का मान कितना है 400 kg, तो उसका 8 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 3200 kg, कितना हो गया 8 चौक 3200 kg। ये किसका आ गया V2 का, दूसरे घन का, V2 का वेट आ गया, ठीक। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है 35,840 रुपए, मतलब ये अमाउंट दिया है 3 साल का, और 4 वर्षों में इतना अमाउंट हो जाती है, मतलब अमाउंट A1 मान लेते हैं इसको, ये अमाउंट A2 है। तो ब्याज की दर पूछे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि 3 वर्षों में 35,840 रुपए हो जाती है। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बेसिक मेथड पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा 35,800, सॉरी ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा P, A1 के लिए, ठीक 3 साल के लिए। तो P का मान तो वही है, हमारा प्रिंसिपल तो वही है, बस ए टाइम चेंज हो रहा है, पहले 3 साल था अब 4 साल हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 + R/100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 साल के लिए। तो ए का मान कितना दिया है 35,840, P 1 + R/100, 3 साल, इसको 1 मान लेते हैं। यही चीज A2 के लिए कह रहा है, तो A2 का मान कितना है 4,960, प्रिंसिपल तो हमारी वही है 1 + R/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन टाइम चेंज हो गया है। टाइम कितना हो गया 4 साल हो गया, तो हमारे इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं,
तो इक्वेशन सेकेंड अपन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, 40,960 अपॉन कितना हो जाएगा, 35,840 बराबर कितना हो जाएगा, P 1 प्लस R बाई 100 बाई 4। ठीक, क्या हो गया, 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 बाय घाते 3 पावर 3। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, P से P कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R यहाँ सेम है, यहाँ तो एक घट जाएगा, और मतलब 4 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40,960 अपॉन कितना है, 35,840 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 4 में से 3 गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 घाते 1। 1 का मतलब तो 1 लिखो या ना लिखो वही है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटते हैं, कटेगा, 8 पंचे 40, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 चौक 32, 6 8 टाइम 64, अभी भी कटेगा 8 से, 8 छंग 48, 3 8 चौक 32, 8 पंचे 40, हाँ 8 से कटेगा, 8 छंग 48 और 3 बच गया, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 अठाई 64 और 8 सती 56, कितना आ गया ये, 1 प्लस R बाई 100 बराबर 8 अपॉन 7, कितना आ गया, 8 अपॉन 7। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अब इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो R बाई 100 8 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R का मान कितना हो गया, 100 इंटू 1 बाई 7, तो R बराबर 100 बाई 7। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14.28%। कितना, 14.28%। तो कौन सा सही है हमारा, हमसे पूछा भी क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बेसिक मेथड था, और ट्रिकी मेथड भी हम बता सकते हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए इसलिए बताया कि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो जो दूसरी मेथड में बताऊंगा वो आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड मेथड में बताता हूँ आपको। तो सेकंड मेथड के लिए हम इसके क्या करना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, तो ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, मिटा दिया। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है और चौथे वर्ष में इतनी हो जाती है। तो 3 वर्ष में इतनी है तो चौथे वर्ष में मतलब इस पे जो ब्याज मिला होगा यही तो हो, मतलब मिला के तो ये 4,000 आया होगा। ये मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, 1 साल में बढ़ के इतनी हो गई। तो हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 इंटू टाइम। क्या है कि 3 साल में इतनी अमाउंट है, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में मैं इनको मान लेता हूँ 840। तो अब 1 साल में बढ़ के ये कितनी हो गई हमारी अमाउंट, 40,960 रुपया। कितनी हो गई, 40,960 रुपया। कितने साल में, 1 साल में, बाई 100 कितने साल, 1 साल। क्योंकि 3 से 4 हो रही थी, इसको मैंने प्रिंसिपल माना, तो ये अमाउंट हो गया हमारा। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेंगे, 40,960 अपॉन 35,840 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा जो पहले आया था, 8/7।
यहाँ क्या था 1 प्लस r/100। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सेम वही है जो पहले था, 14.28%। तो ये कैसे आया आपको समझ में आया? मैंने इसलिए पहले पूरा मेथड बताया, उसके बाद ये चीज़ सिखाई कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है अभिषेक अपने साथ एक निश्चित राशि लेकर बाजार जाता है। वह उसी राशि में जो है 40 पेन या 25 पेंसिल खरीद सकता है, और वह टैक्सी के किराए के लिए 10% राशि अपने पास रखता है और 20 पेन खरीदता है और शेष राशि से पेंसिल खरीदता है। तो वह कितनी पेंसिल खरीद सकता है? ठीक है, तो हम मान लेते हैं अभिषेक के पास कितना पैसा था, 100x मान लेते हैं। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, आपको भी पता है। तो हमने 100x मान लिया। कह रहा है कि बाजार लेके चल दिया है 100x, लेकिन वह 40 पेन या 25 पेंसिल ही खरीद सकता था इतने रुपए में। अगर मान लीजिए वो 40 पेन खरीदता तो पर पेन की कीमत कितनी होती, पर पेन प्राइस कितनी होती? इतना पैसा लेके जा रहा है, अगर 40 पेन खरीद सकता तब पर पेन प्राइस कितनी होती? कितनी होती भाई? 100x, इतने पैसे में 40 पेन, तो पर पेन की प्राइस कितनी होती? 2.5x। एक की कीमत कितनी होती? 2.5x रुपी। अगर वो 25 पेंसिल खरीदता तब इतने पैसे में, तब एक पेंसिल की प्राइस कितनी होती? तो पर पेंसिल प्राइस कितनी होती? पर पेंसिल प्राइस कितनी होती फिर? तो पैसा तो वही है 100x ही, लेकिन अब क्या कर रहा है कि 25 पेंसिल खरीद रहा है, तो पर पेंसिल की कीमत होती 4x। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है वो 100x रुपए तो लिया जरूर है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, जिसमें से 10% अपने पास रखता है टैक्सी के किराए के लिए। तो 100x का 10% कितना हो गया? 10x। 100x का 10% कितना हो गया? 100x। तो ये हम निकाल देते हैं। अब उसके पास पैसा कितना बच गया? 90x। अब 90x में ही उसे सामान खरीदना है, ये भी याद रखना है कि उसे 90x में सामान खरीदना है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 पेन खरीद सकता है। ठीक है, 20 पेन खरीदता है, तो एक पेन की कीमत कितनी थी? 20 पेन प्राइस कितनी हो जाएगी? एक पेन की प्राइस थी 2.5x, तो 20 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 25 दूना 50। कितने रुपए हो जाएगी? 25 दूनी 50 रुपए। अब टोटल उसके पास 90 रुपए थे, अब रिमेनिंग कितने बच गए उसके पास? रिमेनिंग मनी कितनी है उसके पास? 90 रुपए थे जिसमें सामान खरीदना था, अब 50 रुपए का उसने खरीद लिया। बच कितना गया उसके पास? 40 रुपए। अब कह रहा है कि 40 रुपए में, मतलब शेष राशि में पेंसिल खरीदता है, तो कितनी पेंसिल खरीद सकता है? अब 40 रुपए में पेंसिल खरीदेगा तो कितनी पेंसिल खरीदेगा? अगर टोटल उसके पास 40 रुपए है और एक पेंसिल की कीमत 4x है, तो हम बता सकते हैं कि कितनी की खरीद सकता है। भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। वो कितनी पेंसिल खरीद सकता है? 10 पेंसिल खरीद सकता है। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा? बी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, उसने कहा है ये 100 रुपए में 40 पेन या 25 पेंसिल। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से पहले 10% किराए के लिए निकाल लें, उसके बाद एक वो कह रहा है कि जो पैसा लेके जाता है उसी में उतना खरीद सकता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है कि अपना पैसा निकाल लेता है किराए के लिए 10%। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि बिना रुके एक कार की गति 48 किमी प्रति घंटा है और रुकने के बाद 40 किमी प्रति घंटा है। तो कार प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ठीक है, तो 48 किमी प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है, ये विदाउट स्टॉपेज है, स्टॉप, विदाउट स्टॉप है। तो एक घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी? एक घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी? 48 किलोमीटर। कितनी चलेगी? 48 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा। कितना लग रहा है? 1 घंटा। आगे कह रहा है कि उसने रुकने पर 40 किमी प्रति घंटा, उसकी स्पीड जो है, चल तो अभी भी, आपको याद रख, ध्यान देना है कि चल तो अभी भी वो 48 के स्पीड से ही रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि रुक रुक के चल रही है। मतलब ये है कि पहले 1 घंटा कंटिन्यू चली थी, अब रुक रुक के चल रही है, मतलब 1 घंटे से कुछ कम चली होगी। हम मान लेते हैं कितना टी टाइम चली होगी, ठीक है, टी टाइम कम चली होगी। हाँ, और वो उतने देर में 40, उसकी जो एवरेज स्पीड हो जाती है वो 40 किमी प्रति घंटा हो जाती है। तो कितना ये चली है? 40 किलोमीटर। इसकी स्पीड 40 किमी प्रति आवर है, ठीक है, रुकने के बाद। मतलब ये जो कम टाइम में है तो ये 40 किमी प्रति घंटा हो गई इसकी, लेकिन चल अभी भी कितना रही है? 48 किमी प्रति आवर की स्पीड से, लेकिन पूरे 1 घंटे नहीं चल रही है वो, इसीलिए तो इसका स्पीड अगर 1 घंटे के हिसाब से देखा गया तो क्या हो गई? कम हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अभी भी क्या चल रही है? 48 किमी की स्पीड से, लेकिन रुक रुक के, ठीक है। तो अगर ये देखें 40 किलोमीटर जाने में और 48 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? वही टाइम लगेगा, 1 घंटे से कुछ कम, तो 1 माइनस टी के बराबर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितना आ गया? 5/6, 1 माइनस टी। तो टी इधर जाएगा, 5/6 इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा टी के मान? 1/6। और ठीक है, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं हम इसे, मिनट में चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये मिनट में हमने चेंज किया तो 1/6, 60 से गुणा कर देंगे, तो कितने मिनट? 10 मिनट पर आवर रुक रही है ये, ठीक है। यही तो है 1 माइनस टी। टी हमने क्या माना था? जो रुकी हुई है, तो टी का मान 10 मिनट आ गया, तो मतलब 1 घंटे में वो 10 मिनट रुक रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। अजय 1.5 किमी की किलोमीटर की दौड़ में विकास को 400 मीटर और चंदन को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो चंदन 1.5 किलोमीटर की दौड़ में विकास को कितनी शुरुआत दे सकता है, ठीक है। तो अजय, ये कितना है? ये 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दौड़ है पूरी, अजय यहाँ दौड़ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि विकास को 400 मीटर की और चंदन को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। मतलब क्या है? शुरुआत का मतलब क्या है कि अगर ये 1500 मीटर दौड़ेगा तो विकास को 400 मीटर, उतने ही टाइम में विकास जो है उसको शुरुआत देगा 400 मीटर कम, मतलब वो 400 मीटर बाद से दौड़ना स्टार्ट करेगा, मतलब 1100 मीटर दौड़ेगा। कौन? विकास।
और आगे कह रहा है चंदन को 300 मीटर, मतलब चंदन को 300 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब चंदन यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, मतलब 300 मीटर ये है हमारा, शुरुआत दे दिया, डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, डॉटेड है, ठीक है। ये 400 मीटर था। अब हमारा यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, अब ये कितना दौड़ेगा, 300 मीटर की शुरुआत, मतलब 1200 मीटर, ठीक है। उतने ही टाइम में, टाइम इनका क्या है, समान है। अजय इतना दौड़ता है, शुरुआत देता है, इतना देता है, तो टाइम क्या है इनका, समान है, एक ही समान टाइम। ये 1500 मीटर दौड़ेगा, ये 1100, ये 1200 मीटर, ठीक है। तो ए बी सी का तीनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं डिस्टेंस का। अगर टाइम समान है, एक चीज जानते रहिए कि अगर टाइम समान है तो टी बराबर क्या होता है, डी बाई वी। तो जो D1 होगा, जो D1 V1 होगा वही D2 V2 होगा, ठीक है। अगर हमारी डिस्टेंस कितनी है, 1500 मीटर ये दौड़ रहा है उतने टाइम में, ये कितना दौड़ रहा है, 1100 मीटर, ये कितना, 1200 मीटर चंदन, ये V है भाई, V नहीं, विकास है, ठीक है, 1200 मीटर। तो अगर स्पीड देखें तो भी वही आएगी, डिस्टेंस भी वही आएगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया, 15, 11 और 12, ठीक है। आगे कह रहा है चंदन 1500 किलोमीटर की दौड़ में विकास को कितनी शुरुआत देगा। अब सी का मान, चंदन का मान कितना है, अगर ये 1200 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर दौड़े तो विकास को कितनी शुरुआत देगा, उतने ही टाइम में विकास कितना दौड़ेगा। अगर इतने टाइम में विकास 1500 मीटर दौड़ रहा है तो उतने टाइम में विकास कितना दौड़ेगा। अगर 12 बराबर 1500 तो 11 बराबर कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 12 यूनिट का मान 1500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 1 का 12, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, कितना 125। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, उड़ते 125, तो 5 7 3 1, ठीक है। उतने टाइम में 1500 दौड़ रहा है, विकास 1300 मीटर, तो कितने का दे सकता है वो शुरुआत, इसको कितने का शुरुआत दे सकता है, घटा देते हैं 1500 में, कितना 125, ठीक है। या तो ऐसे सॉल्व करो, या तो देख लो सीधे सीधे कि 12 बराबर 500 1500, 1 यूनिट का मान आ गया, ये 1 यूनिट कम दौड़ेगा तो 125 सीधा सीधा जाता है। चाहे तो आप इसे यहाँ से कितने की शुरुआत दे सकता है, कितने की दे सकता है, 125 मीटर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता कि कैसे होगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में तुरंत की तुरंत फ्लैश कर जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और आधा कैलकुलेट, ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि ऐसे होगा तो आधा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है। जितना लंबा मैं बता रहा हूँ उतना लंबा नहीं होता है एग्ज़ाम में, उसका आधा से भी कम में होता है। आपको उतना ही लिखना पड़ता है जो चीज़ें आप भूले नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। ये कहिए कि एक बार हम पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, समझ में आ गया, तो वो चीज़ें एग्जाम में इतना मेंटली प्रेशर होता है कि आदमी भूल जाता है। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। इसलिए आपके पास प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो एक हमने बेचा कितने पे, मान लेते हैं SP1 कितने पे, 88 रुपये पे। कितने बेचा, 88 रुपये पे। और एक को बेचा मैंने 79 रुपये पे, तो उसको हम SP2 मान लेते हैं। कितने पे, 79 रुपये पे।
आगे कह रहा है कि 88 रुपये पे जो बेचा उस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, P1 मान लेते हैं। और 79 रुपये पे जो प्रॉफिट परसेंट है मतलब उसको हम P2 मान लेते हैं, P2%। 88 रुपये पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज 79 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट परसेंट का दुगना है। कौन सा दुगना? 79 रुपये पे होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज का दुगना है कौन? 88 रुपये वाला। इसको दुगना कर दिया हमने। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है कि कॉस्ट प्राइस तो वही है, बस मैंने क्या किया है, सेलिंग प्राइस पहले 88 रुपये में बेचा फिर 79 रुपये में, बस अंतर मैंने इतना ही किया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, सेम है। यहाँ पे कह रहा है SP2 माइनस कितना हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो SP1 माइनस CP 2SP2 माइनस 2CP। CP को इधर लाते हैं, SP1 को इधर ले जाते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 2SP2 माइनस SP1। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, हमें पता है SP1 कितना है, SP2 कितना है, 79। और यहाँ कितना है, 88। तो CP हमारा कितना आ जाएगी, ये हो गया 158 माइनस 88, कितना आ जाएगा ये, 70 रुपये। कितना हो गया, 70। तो ये हमारी क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 70 रुपये। ठीक है, कितनी आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस, 70 रुपये। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ हार्ड भी रखे हैं, जो एग्जाम लेवल है, ये कह सकते हो एग्जाम लेवल। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। आपको अलग से मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर प्री आपका हो जाएगा तो मैं मेंस के लिए भी पढ़ाऊँगा, लेकिन तब तक आप प्री के लिए भी पढ़ते रहिए, और उसमें मैं बीच बीच में काफ़ी क्वेश्चन मेंस के भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है राम, अजय और शिवम की वर्तमान आयु की औसत आयु 38 वर्ष है। तो राम, अजय और शिवम की औसत आयु अगर 38 है तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, एवरेज में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, तो 11, 114 आ गया। कह रहा है 20 वर्ष बाद अजय की आयु, 20 वर्ष बाद मतलब A+20, अजय की आयु A माना है मैंने, 20 वर्ष बाद राम और शिवम की वर्तमान आयु के योग के बराबर होगी। राम और शिवम की वर्तमान आयु कितनी है, R+S की आयु के योग के बराबर है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर R+S का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, A को इधर ले जाएंगे। देख लीजिए, अगर R+S करना हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 114 माइनस A। अब हमें मान रख देते हैं R+S की जगह 114 माइनस A, यहाँ कितना है, A+20। सॉल्व कर लीजिए, 2A बराबर, इस तरफ 20 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 94। तो A बराबर कितना आ गया, 47। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, A मतलब अजय की वर्तमान आयु 47। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आराम से सॉल्व हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
इंग्लिश वाले थोड़ा सा भाई ध्यान दे दीजिएगा, कम पता चल रहा है, ये पीपीटी बनाने में कुछ गड़बड़ हो गई है में से, तो पढ़ लीजिएगा। दिखाई पड़ रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, अगली बार से गलती नहीं होगी, ध्यान देंगे, ठीक है। पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय में दिल्ली और मुंबई से शुरू होती हैं। तो 2 ट्रेनें हैं, मतलब दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं ये हमारी दिल्ली होगी, ये हो गई मुंबई, ये क्या हो गई मुंबई। 2 ट्रेनें जो है क्रमशः 60 की स्पीड से इधर से आ रही है, मान लेते हैं। तो अगला किधर से आ रही है, 35 किमी की स्पीड से इधर आ रही है। आगे कह रहा है वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो एक दूसरे की ओर मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। जब दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पे मिलती हैं, मान लेते हैं हम यहाँ मिलती हैं, तो यह पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी से 150 किमी अधिक यात्रा करती। कहीं पे मिलती हैं तो क्या है, टाइम तो एक्यूरेट चली है, जितनी देर ये चली है उतनी देर ये चली है। तो कह रहा है कि एक जो है दूसरी से 150 किमी अधिक यात्रा कर चुकी है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो उतने टाइम में ट्रेवलिंग भी तो, डिस्टेंस भी तो ज़्यादा कवर करेगा। इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अगर मैं इसकी स्पीड x मान लेता हूँ, तो ये क्या है, इससे x 150 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल की, ठीक है। तो टाइम क्या है, इनका समान है दोनों, ये भी टी टाइम में आई है यहाँ तक और ये भी टी टाइम में आई है यहाँ तक, ठीक है। अगर टाइम समान है इनका, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इनकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाले की, x अपॉन 150, टाइम स्पीड से हम डिवाइड कर दें तो क्या टाइम आ जाएगा। इधर इनकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस x, स्पीड 35, सॉल्व कर लेते हैं। 5 बारह में 60, 5 सत्ते 35, अब इधर इधर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7x, 15 सत्ते 105, मतलब 1050, इधर 12x। अब 7x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 210, ठीक है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी पूछ रहा है, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारी है कितनी, हमारी है x प्लस 150 ये और प्लस x है, कितनी है, x प्लस 150 ये और प्लस x ये, तो टोटल कितनी हो गई, 2x प्लस 150। x का मान हमें पता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x प्लस 150 ये, तो x का मान हमें पता है, तो 2 गुणित थे 210 प्लस 150 कितनी हो जाएगी, 21 ने 42, 420 प्लस 150 कितनी हो गई, 570 किलोमीटर। कितनी, 570 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये हमारा पूरा बेसिक मेथड है, ये क्या है हमारा बेसिक मेथड। साथ के साथ मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए रोक के वीडियो, ठीक, मैंने मिटा दिया। ठीक है, कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय में दिल्ली और मुंबई से शुरू होती हैं, ठीक है। अब 60-35 किमी प्रति घंटे के दूसरी की ओर आती है। जब दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं तो पाया गया कि ट्रेन दूसरी से 150 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, ठीक है।
एक आ रही है, अगर स्पीड देखी जाए इनकी तो एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है कितनी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका रेशियो क्या होगा 5 से काट देते हैं, 5 सते 35, 5 बराबर 60। तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका 5:7। ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा हमारा, सॉरी डिस्टेंस का, क्योंकि अगर टाइम बराबर आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर टाइम समान है, टाइम अगर हमारा समान है तो v1 v2 बराबर क्या हो जाएगा d1 d2, यही होगा। मतलब जो स्पीड का होगा, जो स्पीड की रेशियो होगी वही हमारा क्या होगा डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड की रेशियो हमारी कितनी है, यहाँ से ट्रेन ए मान लेते हैं, ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। तो अगर टाइम का जो स्पीड की जो रेशियो है वही डिस्टेंस की रेशियो होगी यहाँ से, तो 12:7 की रेशियो ये है। ठीक है। यहाँ पे ये इससे कितना ज़्यादा चल रहा है 5 यूनिट, लेकिन ये कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी से 150 किमी अधिक है। मैं तो कह रहा हूँ इससे 5 किमी अधिक है, लेकिन ये कह रहा है 150 किमी अधिक है। तो 5 यूनिट बराबर हम मान लेते हैं 150 किमी, क्योंकि दोनों तो बता रहा है वही, कि मैं कह रहा हूँ 5 यूनिट, ये कह रहा है 150, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30। ठीक है 30। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 12×7 19। कितनी है, अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर लीजिए। अगर अलग अलग करना चाहें, देखना चाहें तो अलग अलग। एक यूनिट का मान 30 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 210, और 12 यूनिट का मान कितना होगा 360। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 360, ये चलिए 60 की स्पीड वाली, और 210 ये चलिए, तो टोटल कितने हो गए 570। 570 कौन सा आंसर सही है हमारा, ये। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, ताकि आपको क्या मिलता रहे, हमारी अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।